हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, क्लास 12। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बुक से, और उसका हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब पहली बात, अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो, ओवरव्यू अब आप सोच रहे हो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं, अभी मैं स्टार्ट करूँगा इन इमेजेस से, और ये जो ये नीचे एक्सप्लेनेशन थी इससे, क्योंकि यहाँ से बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये चीज़ देख रहे हो कि कुछ वॉल टाइप बनी हुई है, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था द बर्लिन वॉल। अभी बनी कब थी? ये बनी थी इन 1961 में, ठीक है। और ये कितनी लंबी थी? इट वॉज 150 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। ये कितने साल तक रही? 28 ईयर्स, ठीक है। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 में ये आम आदमी द्वारा, देख पा रहे होगे आप, ये लोग कुछ तोड़ रहे हैं इस वॉल को। ये आम आदमी द्वारा तोड़ी गई थी ये वॉल ऑन 9 नवंबर 1989, ठीक है। अब देखो, इसके टूटने का एक सिंबॉलिक मीनिंग था। वो सिंबॉलिक मीनिंग क्या था? एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। यूएसएसआर का ख़त्म होना वॉज द सिंबल। मतलब इस वॉल के टूटने से एक सिंबल, इस वॉल का टूटना एक सिंबल था कि यूएसएसआर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? कलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। जितने सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज थे ना, उनको सेकेंड वर्ल्ड भी कहा जाता था एक टाइम पे, ठीक है। सोवियत ब्लॉक रिप्लेस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द मैस डेमोन्स्ट्रेशन। जो सोवियत ब्लॉक ने की जितने भी सारी, जो एक काइंड ऑफ सोवियत गवर्नमेंट्स थी और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी, वो सारी रिप्लेस कर दी गई थी बाय द मोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, बाय द पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, बाय द पब्लिक प्रोटेस्ट्स, ठीक है। अब एक और बार वही चीज़ कि इस वॉल के टूटने का क्या मतलब था? इट वॉज अ सिंबल दैट कोल्ड वॉर बिगैन टू एंड। मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, ठीक है। ओके, सोवियत यूनियन इट सेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। इस वॉल के टूटने से हमें ये भी पता लग जाता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। मतलब एक ही बात इन्होंने बार बार कही भी है। अब फर्स्ट इमेज में ये लिखा है इन्होंने, पीपल आर मेकिंग होल्स, मतलब लोगों ने छोटे छोटे होल बना के थोड़ा बहुत कर लिया, तोड़ दिया इसे। सेकंड में लोग आर पार आराम से जा पा रहे। देखो, एक बहुत बड़ा चंक इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये जो थर्ड इमेज है, ये बता रही है जब 1989, 9 नवंबर 1989 से पहले ये बर्लिन वॉल किस तरीके से खड़ी थी उस टाइम पे, ठीक है। वॉट वॉज द सोवियत सिस्टम? अब हम सोवियत सिस्टम के बारे में जानेंगे। अभी इतना सोवियत सोवियत कर लिया हमने, अभी सोवियत सिस्टम था क्या, ठीक है। पहली बात तो सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की डेफिनेशन पहले जानते हैं हम। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी कैसे आया था यूएसएसआर इनटू बीइंग? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था जब रशिया में, बाय दिस भाई साहब व्लादिमीर लेनिन। इतना डीप में मत जाओ। वैसे ये क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर था ये, आफ्टर हिटलर। I guess it was the third or the fourth chapter. I don't remember exact, but like it was third or fourth chapter. ठीक है। रशिया इन 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद यूएसएसआर आया था, ठीक है। आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू द कैपिटलिज्म। ये आइडियल जो सोशलिज्म के आइडियल्स थे, ये उसके ऊपर बना था। और सोशलिज्म इज अपोज टू कैपिटलिज्म। सोशलिज्म की कैपिटलिज्म के साथ बिल्कुल नहीं बनती। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दो दुश्मन है एक तरह से, अगर आप सोच लो, ठीक है। अब पहली बात, सोशलिज्म क्या होता है? सबका साथ सबका विकास। नहीं, मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मतलब पब्लिक वेलफेयर सोशलिज्म के ज़्यादा फोकस करता था। गवर्नमेंट कंट्रोल सोशलिज्म फोकस करता था। कैपिटलिज्म क्या था? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्लेयर सारी इकोनॉमी संभालेंगे, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर उतना बड़ा गोल नहीं होगा फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। इट इज़ द बिगेस्ट अटेम्प्ट पूरी हिस्ट्री में ना, ये सबसे पहली बार हुआ था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, किसी भी स्टेट ने इतना बड़ा कदम उठाया था टुवर्ड्स द अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वही चीज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों अबॉलिश की? ताकि एक सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, कोई अमीर गरीब ना हो, सारे एक इक्वल कैटेगरी में रहे। इकोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइमेसी दी। प्राइमेसी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी टू द स्टेट, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट के ऊपर। और इस स्टेट में भी एक पार्टी को ही इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। अब वही पॉइंट हम आगे रिपीट करेंगे, दैट इज द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, ठीक है। और ऑपोजिशन कोई भी नहीं अलाउड थी, ठीक है। नो ऑपोजिशन वॉज अलाउड, ठीक है। इकोनॉमी वॉज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कौन सी फैक्ट्री कब खुलेगी, कौन सी फैक्ट्री क्या खुलेगी, कौन सी दुकान कहाँ खुलनी चाहिए, एक आदमी को कितना दूध मिलना चाहिए, एक आदमी को कितना ब्रेड मिलना चाहिए। ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं होता था जैसे आज के टाइम पे आप सोच रहे हैं यार आज ब्रेड खाना, आज ब्रेड खाते, आज हर्शीज सिरप लाना है, आज पीनट बटर, ये सब कुछ नहीं होता था। वहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा, इसको कितना मिलना चाहिए, ठीक है।
आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, अब देखो क्या हुआ था ना, पहली बात तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, जब हिटलर की डेथ हुई एट द एंड ऑफ द डे, और हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब्स पड़े, जब वर्ल्ड वॉर एट द एंड हुई, तब क्या हुआ? अब जो जर्मनी था हिटलर का, नाजी जर्मनी, अब उसको डिवीजन हुआ। अब वो डिवीजन कैसे हुआ? आधा जर्मनी चले गया यूएसएसआर के पास, आधा चले गया यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस वगैरह के बीच में बट गया, और आधा रह गया पूरा उसके पास, यूएसएसआर के पास। और एट दैट टाइम देखो, जर्मनी तो आधा बट गया, एक हाइपोथेटिकल क्या हिस्ट्री में हुआ था ये, आधा जर्मनी बट गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई थी, जो ये सारी कंट्रीज है ना जो आपको दिख रही है, ये बाल्टिक नेशंस, ये वो सो, ये सारा भी यूएसएसआर के पास चले गया था। क्यों गया था यूएसएसआर के पास? क्योंकि नाजी जर्मनी से उन्होंने इन कंट्रीज को फ्री किया था, ठीक है। तो यूएसएसआर ने बोला भाई देखो, तुम कंट्रीज को, पोलैंड वगैरह को बोला कि देखो, मैंने फ्री किया था, तो अब तुम हम मेरे अंडर हो, ठीक है, अब तुम मेरे रूल के अंडर आओगे, ठीक है। ये चीज़ हुई थी। ओके। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, वही बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, जो सोवियत आर्मी ने लिबरेट किए थे, वो सारे यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम्स हैं, जो नई कंट्रीज जो लिबरेट की थी यूएसएसआर ने, वो सारे कम्युनिस्ट मॉडल पे बनी थी, ठीक है। मॉडल ऑफ द आफ्टर द यूएसएसआर, वही बात, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, इन सबको सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता था, ठीक है। जैसे कि ये सारे बेलारूस, यूक्रेन, रशिया तो अब है ना, पहले तो यूक्रेन भी रशिया का पार्ट ही था, ठीक है। ये पोलैंड वगैरह, ये सारी जो कंट्रीज है, ये से सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता था। रशिया ने इन सब के साथ, मतलब एक यूएसएसआर की जितनी भी सारी कंट्रीज है ना, यूएसएसआर के अंदर जितनी भी सारी कंट्रीज आती थी, उन लोगों ने ना एक वो मिलिट्री अलायंस एक मिलिट्री अलायंस में थे वो लोग, जैसे कि वॉर्सो पैक्ट, जैसे आज के टाइम में नेटो है ना, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, ब्रिटेन वगैरह ये सब कुछ है। उसी तरीके से यूएसएसआर का भी एक मिलिट्री पैक्ट होता था, जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। द यूएसएसआर, हाँ ठीक है, यूएसएसआर इन सब का लीडर था इस ब्लॉक का। और जनरली बाद में आई थिंक क्यूबा भी वॉर्सो पैक्ट का मेंबर बन गया था, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज समथिंग लाइक दिस थिंग, राइट। दो सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जो सोवियत यूनियन था वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया था। जो सोवियत इकोनॉमी थी वो भी यूएसए के बाद सेकेंड नंबर पे थी, मतलब फर्स्ट पे यूएस इकोनॉमी थी टॉप पे, और सेकेंड पे सोवियत इकोनॉमी थी, ठीक है। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द ऑयल, आयरन। अब देखो यूएसएसआर का पहली बात तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, और इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जैसे ऑयल, आयरन एंड ऑल मशीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते थे ये। और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी। भाई देखो, रशिया बहुत बड़ा था, और यूएसएसआर भी हम कहें तो बहुत बड़ा था। अब भाई इतना बड़ी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर आपके पास रेलवे होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से मूव ऑन कर सके, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, ठीक है। अब देखो, जो हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो थी, वो एक छोटी सी छोटी पिन से लेके बड़ी सी बड़ी कार तक, बड़े से बड़े टैंक तक सब कुछ बना देते थे। बट द थिंग बॉस, उनकी जो क्वालिटी होती थी ना, वो उतनी अच्छी नहीं होती थी एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वंस। अब देखो ऐसा है ना, जो गवर्नमेंट, आपने एक चीज़ देखी होगी, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में इतने दिन रात का आज के टाइम पे फ़र्क क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पता है कि हर साल हर महीने मुझे इतनी पे मिलनी है, मैं चाहे उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ या ना करूँ। फिर इस प्राइवेट में पता है कि भाई अगर मैंने स्कूल का रिजल्ट नहीं दिया तो मुझे क्या पता प्रिंसिपल बाहर निकाल दे। एक डंडा होता है, समझ रहे हो ना, एक बहुत ही रॉ लैंग्वेज में, कि मतलब एक डर होता है, ठीक है। वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट में वो चिल हिसाब किताब होता है, तो ज़्यादा मेहनत कोई करता नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द गवर्नमेंट, देखो अब सोवियत यूनियन ने क्या कहा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब लोग एक लेवल पे रहेंगे, और वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि सब लोग एक इसी स्टैंडर्ड मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बेसिस से ही रहेंगे। अब ये किस तरीके से आता है भाई? देखो, गवर्नमेंट, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, काइंड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट गवर्नमेंट भी इस प्रिंसिपल को जरूर प्रमोट करती है। कैसे? काफ़ी सारी सब्सिडीज देती है। तुमने देखा होगा, एक्सक्यूज मी, जो पब्लिक डिपोज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे राशन बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है, इट्स समथिंग लाइक 1 रुपये 2 रुपये किलो भी मिल जाता है राशन, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स पे, ठीक है। अब वही चीज़, ऐसी ही कुछ सिस्टम यूएसएसआर में भी था एट दैट टाइम, ठीक है। और ये सारी सब्सिडीज़ थी, ये सिर्फ हेल्थ वगैरह में नहीं मिलती थी, सॉरी, ये सिर्फ खाने वगैरह में नहीं मिलती थी, ये हेल्थ सेक्टर में भी मिलती थी, मतलब आपको हॉस्पिटल्स में भी मिलेगी, एजुकेशन में भी मिलेगी, चाइल्ड केयर में भी मिलेगी, अदर वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स थी जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करती थी, ठीक है। नो अनएम्प्लॉयमेंट। और यूएसएसआर के टाइम में क्या होता था? नो अनएम्प्लॉयमेंट, सबको नौकरियां मिली हुई थी, सब लोगों के पास कोई ना कोई जॉब थी, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था, ठीक है। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, द लैंड एंड द प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट।
अब देखो, जो स्टेट ओनरशिप थी, जो गवर्नमेंट होती थी, वो सब कुछ ओन करती थी, फ्रॉम फैक्ट्री टू लैंड और ज़मीन, सब कुछ। मतलब एक ज़मीन से लेके फैक्ट्री से लेके सब कुछ, A to Z थिंग्स वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अब कुछ लैकिंग्स थी, लिमिटेशन थी सोवियत कंट्री, सोवियत यूनियन की, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सोवियत सिस्टम में सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था। ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे IAS होते हैं ना, वैसे ही रशिया में भी उसी रैंक के जो ऑफिसर्स होते थे, वो लोग एक्सट्रीम पावर इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर इंजॉय करते थे। ठीक है। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, बहुत ज़्यादा रिजिड था। ठीक है। लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन्स, जो आम आदमी थे कंट्री के, उसके उनके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी थी। ठीक है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, उनके पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच था, जैसे मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये वो सब कुछ भी नहीं था इनके पास, मतलब राइट्स तो थे ही नहीं। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमल लेवल के राइट्स थे। इस चीज़ों से ना लोग परेशान हो गए थे, जैसे लिखा है यहाँ पे, स्टिफन द पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। और इन्होंने जो अपना सैडनेस है, अपना डिसेंट है, जो अपना विरोध है, वो इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जोक्स बनाए, गवर्नमेंट के ऊपर कार्टून्स बना के शो किया था। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट नीडेड रिफॉर्म्स। अब देखो, काफ़ी सारे जितने भी सारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस थे, जो सोवियत इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वन पार्टी, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी, डोमिनेटेड एवरी सेक्टर। भाई, दे हैड अ टाइट कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, वही बात। ठीक है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इट वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। भाई, की लोगों से उनका कोई वो नहीं था, देवर नॉट एट ऑल अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या हुआ कि मतलब लोगों की तरफ उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनको कोई परेशानी नहीं थी कि भाई हमारे लोग खुश है, भूख से मर रहे हैं, क्या हो रहा है, इनको कोई वो नहीं था गवर्नमेंट को। तो वो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ लैकिंग। ठीक है। दे रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स। देखो, जो लोकल लोग थे, उनको लगता था यार थोड़ा तो हमें इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में, थोड़ा तो हमें भी पता लगे कि हमारे गांव में किस तरीके के डिसीजन बनाए जा रहे हैं, यही सारे मैसेजेस मॉस्को से क्यों आ रहे हैं। लोग थोड़े तंग आ चुके थे कि यार हम ही क्यों, मतलब हम लोग डिसीजन मेकिंग में क्यों पार्ट नहीं ले पा रहे। ठीक है। 15 मैनेज देयर ओन अफेयर्स। देखो, देवर नॉट इवन अलाउड टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, मतलब थोड़े बहुत, मतलब कैसा होता है अपने रीजन के अफेयर्स। जैसे पंचायत में क्या होता है कि एक विलेज हेड, मतलब एक विलेज का जो प्रेसिडेंट होगा, वो अपने विलेज को खुद देखेगा। ठीक है। वो भी कैसे देखेगा, जब वो इलेक्टेड होगा बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज। ठीक है। वही चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, कल्चरल अफेयर्स। भाई देखो, ऐसा है ना, जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है, जो चाइना के साथ है, उसका कल्चर बहुत अलग है। वेर जो सेंट्रल एशिया था एट दैट टाइम, वेट, नॉट सेंट्रल एशिया, हाँ, आई थिंक इट्स सेंट्रल एशिया, आई डोंट रिमेंबर। आई मीन जो ये सारे कंट्रीज़ हैं ना, ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो ये सारी कंट्रीज़ है, यहाँ पे जनरली इस्लाम ज़्यादा फॉलो होता है, वेरा जो रशिया है और जो ईस्टर्न यूरोप है, वो जो मतलब यूक्रेन वगैरह, ये सारी क्रिश्चियन कंट्रीज़ है। तो मतलब इनका कल्चर देखो कितना अलग होगा। वेराज जो हमारा USSR है, वो अलाउ ही नहीं करता था भाई, कोई कल्चरल राइट्स नहीं मिलेंगे तुम्हारे को। ठीक है। ऑल दो ऑन द पीपल, वन ऑफ द, देखो रशिया क्या था, वन ऑफ द 15, मतलब ये 15 सारी रिपब्लिक्स थी जिसको मिला के USSR बना था, उनमें से रशिया एक था। और रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग फ्रॉम पीपल एंड निगलेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। देखो, जो रशिया था वो पूरे USSR के डिसीजंस को ज़्यादा लीड करता था। ठीक है। USSR के जितने भी डिसीजंस थे, उसमें डोमिनेंट हमेशा रशिया ही होता था। ठीक है। नाउ द थिंग इज़, और जो अदर पार्ट्स से, अदर रिपब्लिक्स थे, जैसे ये बाल्टिक नेशंस हो गए, जैसे यूक्रेन वगैरह हो गए, जैसे सेंट्रल एशियन हो गए, तो इन सब के ऊपर इतना ना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है। ओके। अब एक और कुछ और रीज़न जिसकी वजह से जो USSR का एंड हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म्स रेस। आर्म्स रेस क्या होती है भाई? USA ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर दिया, अरे USSR को भी लगा यार इन्होंने कैसे कर दिया, हमें भी डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये तो हमें डरा देंगे, मतलब क्या पता हमारे ऊपर बॉम्ब फाड़ दे। मतलब डर डर की स्थिति में यू आर जस्ट काइंड ऑफ, यू आर हैविंग अ कॉम्पिटिशन विद अदर कंट्रीज इन केस ऑफ मिलिट्री, कि भाई इसकी मिलिट्री ज़्यादा ना हो जाए, मुझे भी आगे जाना पड़ेगा, ये इसे कहते हैं आर्म्स रेस। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज USSR के मिलिट्री की तरफ डिप्लॉय हो गए। ठीक है। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी में जाना था, वो सारा मिलिट्री की तरफ जाने लग गया। ठीक है। वही बात है, टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत वीक था, और मतलब उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद क्या, फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट। पहली बात क्या था, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थे पीपल, लोगों के, वो नहीं फुलफिल हो पा रहे थे बाय दिस सोवियत सिस्टम। ये लोग भी देख रहे थे भाई, वेस्ट में तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और हमारे यहाँ तो आज भी हम कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। देखो, एक और दिक्कत हुई थी कि जो USSR है, उसने अफगानिस्तान को एक टाइम पे इन्वेड किया था इन 1979। अब देखो, अफगानिस्तान इज़ अ वेरी टफ टेरेन टू इन्वेड। अब देखो, अफगानिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि आप मिलिट्री भेजोगे और आसानी से जीत जाओगे, और अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट टफ प्लेस टू कॉन्कर।
अब वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज लगा दिए भाई, घर में लोगों के पास खाने के लिए नहीं, आपने मिलिट्री वहाँ लगा दी, तो भाई बर्बादी तो आपकी निश्चित है। ठीक है, दो द वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल। अब वही बात है, देखो गवर्नमेंट सिस्टम में ना, अब मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लोग इतने विलिंगली और इतनी ज़्यादा काइंड ऑफ कहूँ इतनी एफिशिएंसी से लोग काम नहीं करते, तो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी गिरती गई और जो वेजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। मैं आई मीन ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत होता है भाई, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई बंदा कितनी अपनी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, बट उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ती रहेगी, बेशक वो काम कुछ ना करे। ठीक है, एक बार बस लगने की देर है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी फेल, टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं ग्रो कर पा रही थी। ठीक है, दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, नॉर्मल खाने पीने का सामान, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और देयरफॉर फूड इंपोर्ट इंक्रीज, भाई खाना भी बाहर से मंगाना पड़ रहा था, मतलब वीट एंड ऑल। ठीक है, वो भी बाहर किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, सोवियत इकोनॉमी वॉज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। अब देखो जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा गिरने लगी, सोवियत इकोनॉमी की, और ये कब की बात हो रही है, 1970s का जो टाइम पीरियड था तब। ठीक है, जब इंडिया में इंदिरा गांधी आ चुकी थी। ठीक है, गॉर्बेचेव इन द डिसइंटीग्रेशन। अबे गॉर्बेचेव कौन थे, ये भाई साहब थे उस टाइम यूएसएसआर के हेड, मिखाइल गॉर्बेचेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। अब जनरल सेक्रेटरी क्या है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उस जमाने में यूएसएसआर में जनरल सेक्रेटरी होता था। तो इन भाई साहब को लगा कि भाई रिफॉर्म्स तो लाने पड़ेंगे। क्यों लाने पड़ेंगे, टू काइंड ऑफ हैव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ था। ठीक है, नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद द वेस्ट। इन्होंने डिसाइड किया भाई साहब ने कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो हमारी दुश्मनी है, जो यूएसए के साथ यूएसएसआर की वॉर है, इसको ख़त्म करो भाई, थोड़ा अच्छे अच्छे रिश्ते बनाओ उनके साथ भी। और एक और चीज़ इन्होंने डिसाइड की कि इन्होंने सोचा कि मैं यूएसएसआर को डेमोक्रेटाइज करूँगा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाऊंगा। ठीक है, और ये सारा एस्पिरेशंस थी जो डेमोक्रेसी की, ये वो सो ये ज़्यादा कहाँ थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ कौन सी है, जो ये है ना, ये सारी यूरोप, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड वगैरह, यहाँ पे ये ज़्यादा थे कि भाई डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। ये लग गए इसको बोलने का, ओए रशिया छोड़ दे भाई, हमें अब डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, अब देखो तीन तरह के व्यूज़ थे। अब गोर्बाचेव ने देखो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ला लिए, अब जनता का क्या रिएक्शन था इन रिफॉर्म्स की तरफ। ठीक है, डिड नॉट इंटरवीन, अच्छा वेट, वो यहाँ पे नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो यहाँ पे नहीं, वो नेक्स्ट होगा, सॉरी। गॉर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड। देखो गॉर्बाचेव ने कोई वो नहीं लिया। अब देखो ऐसा हुआ ना, जो ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जब इनको पता लगा कि भाई गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स लाने वाला है, तो भाई लोग बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए कि अब रोड पे आ गए भाई, हम तो अब तो इन्जॉय होगा। ठीक है, बट जो गॉर्बाचेव है, उन्होंने जब ये प्रोटेस्ट देखे, दे डिड नॉट इंटरवीन। तो गॉर्बाचेव ने कोई ध्यान नहीं दिया, बोला हाँ भाई खुश होते रहो, कोई दिक्कत नहीं। therefore the disturbance when the disturbance occurred, वही बात है, collapse one after the another। therefore कुछ टाइम बाद ही जो हमारी जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया आफ्टर द गॉर्बाचेव। देखो गॉर्बाचेव भाई साहब आए थे 1985 में, और अबाउट 1989 में यूएसएसआर खत्म होने की कगार पे था। और जनरली तो वैसे तो 1991 के बाद हुआ था, बट काइंड ऑफ 1989 में तो एंड की तरफ चल पड़ा था। ठीक है, दीज डेवलपमेंट्स वर अकाउंटेबल बाय अ रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। अब भाई वही बात, इन चीज़ों से क्या हुआ, रैपिडली एस्केलेटिंग द क्राइसिस स्टार्ट हो गए फॉर व्हाट, फॉर द डिसइंटीग्रेशन की बातें होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। गॉर्बाचेव भाई साहब ने जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात की और इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री, डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट कर दी इन द कंट्री। ठीक है, दीज रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो उसी के अंदर जो कुछ लीडर्स थे जिनको लग रहा था भाई भाई हमारी तो, हम तो बढ़िया बंगलों में रह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, भाई हम क्यों कहेंगे भाई कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म कर दो भाई, हमारे तो बंगले छूट जाएंगे इसके बाद से। अब वही चीज़ हुई थी, लोगों ने इसे इसके अपोज हो गए, जो पार्टी के अंदर थे, जो इन्जॉय कर रहे थे, प्रिविलेजेस इन्जॉय कर रहे थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, भाई क्या कर रहा है तू, क्या है डेमोक्रेटाइजेशन वगैरह, चुप रहे भाई, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हम लोग अंदर ही। ठीक है, ओके, अब क्या हुआ, गॉर्बाचेव वगैरह का हिसाब किताब ख़त्म। अब इस सब चीज़ों को, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ लीडर थे जो गॉर्बाचेव के अगेंस्ट थे, वो कह रहे थे भाई मत करिए रिफॉर्म, बढ़िया ज़िंदगी हमारी, हमें हमारे प्रिविलेजेस चल जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या करा है, एक मिलिट्री कूप करवा दिया इन 1991। 1991 ने मिलिट्री टेक ओवर कर दिया ऑफ द इंटायर कंट्री बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। हार्डलाइनर्स कौन होते हैं, रेडिकल लोग और बड़े ही मतलब कट्टर लोग। ठीक है, वो लोग। ओके, अब देखो लोगों ने फ्रीडम टेस्ट कर ली, दे टेस्टेड द फ्रीडम। में कोई खाने की चीज़ नहीं है, बस ये बताया कि लोगों को पता लग गया था फ्रीडम कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, दे टेस्टेड द फ्रीडम
दे डो नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल ऑफ रूल। अब देखो लोगों को ना ये ओल्ड टाइप का रूल जो था सोवियत सिस्टम का, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेटिव, ये वापस नहीं चाहिए था, ठीक है, ओल्ड स्टाइल नहीं चाहिए था। तो अब क्या हुआ, एक बोरिस येल्त्सिन नाम के एक भाई साहब आए, ही इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। ये भाई साहब आगे रोडों पे प्रोटेस्ट करने लग गए, भाई ये कूप वूप नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, ये वो सो। तो येल्त्सिन का भाई साहब पहली बार पॉपुलर इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस हुए थे, येल्त्सिन तब जीता था, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन जब जीते ये पॉपुलर इलेक्शन में, ही बिगेन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज कंट्रोल। बोरिस येल्त्सिन ने क्या किया भाई, जो सेंट्रलाइज्ड हिसाब किताब है ना, इसको इन्होंने थोड़ा लूज करना स्टार्ट किया। बोला भाई थोड़ा चिल, मतलब इतना ज़्यादा अथॉरिटेरियन मत रखो, ठीक है। ओके, पावर ऑफ द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। अब क्या हुआ, जो पावर होती थी सारी पहले रशिया के पास, और सारी मॉस्को में जो पावर होती थी, मतलब मॉस्को में रहने वाले लीडर्स के पास होती थी, वो धीरे धीरे कम की गई। वो सारे जो रिपब्लिक्स थे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस और सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान वगैरह, इन लोगों को आराम आराम से दी गई, भले कोई बात नहीं, तुम लोग अपना करते रहो, एंजॉय, ठीक है। मोर यूरोपियन पार्ट्स ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्व्स एज द सॉवरन स्टेट। अच्छा, ये चीज़ कहाँ थी, ये चीज़ ज़्यादा यूरोपियन पार्ट्स ऑफ द सोवियत यूनियन में थी। यूरोपियन पार्ट्स कौन से, ये वाला पार्ट है, पोलैंड वगैरह वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो फीलिंग थी, जो ये काइंड ऑफ एक सॉवरेनिटी की जो डिमांड थी, ये ज़्यादा थी, ठीक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नॉट आस्क्ड फॉर द इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन इन द पार्ट ऑफ द सोवियत फेडरेशन। अब देखो बात हो रही है सेंट्रल एशियन, जो ये वाली कंट्री थी, ये बोलती भाई नहीं, मैंने तो यूएसएसआर में रहना है, हम तो खुश है भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमारे को नहीं कोई दिक्कत। इसका क्या रीज़न है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्त्सिन, 1991 में क्या हुआ, जब ये बोरिस येल्त्सिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, आई मीन जो भी वहाँ की जो पोस्ट होगी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रशिया, यूक्रेन और बेलारूस में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया, और बाद में फर्दर और भी कंट्रीज अलग हो गई, ठीक है। देखो द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, ठीक है, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज बैंड। मतलब बोरिस येल्त्सिन ने ऐलान कर दिया भाई कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी अब इस देश में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वॉज अडॉप्टेड। जो प्रिंसिपल थे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के, वो अडॉप्ट किए गए, जो यूएसए इतना टाइम से एडवोकेट करता आ रहा था, जो यूएसए बोल रहा था रशिया को भाई ये कर ले, ये कम्युनिज्म वगैरह, कैपिटल, ये इगैलिटेरियन सोसाइटी छोड़, और तू ये वापस कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ले। देखो भाई अब हमने ना पूरी जर्नी की है, कहाँ से ये काइंड ऑफ कम्युनिज्म और इगैलिटेरियन सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, और कहाँ पे ये वापस कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ पहुँच गई, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जैसे ही ये यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर बहुत सारी कंट्रीज़ में टूट गया, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने कहा भाई एक हम ना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाएंगे। वैसे ना कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ उनका भी है, ब्रिटिशर्स का भी है। अब ब्रिटिशर्स के कॉमनवेल्थ में कौन है, जो सारी पुरानी कॉलोनीज होती थी, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी सारी कंट्रीज़, ठीक है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इधर आएंगे हम। तो ऐसा ही कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स रशिया ने बनाया। रशिया ने कहा क्या कहा, जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, ये तुम लोग ना अभी कॉमनवेल्थ के पार्ट हो। अभी कॉमनवेल्थ क्या है कि मतलब बस ऐसे ही तुम लोग काइंड ऑफ कॉपरेशन के लिए ग्रुप टाइप बना दिया। बट इनिशियली इनसे क्या गलती होगी, इन्होंने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जो ये कजाकिस्तान वगैरह था, इनको इग्नोर कर दिया था स्टार्टिंग में। फिर बाद में इनको रियला भाई इनको इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, उन मेंबर्स को फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीआईएस बना दिया। फाउंडिंग मेंबर्स कौन होते हैं, जो जिन्होंने काइंड ऑफ जो स्टार्टिंग से है, काइंड ऑफ पता होगा तुम्हें क्या होता है फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट। अब देखो रशिया को अब एक सक्सेसर बना दिया था यूएसएसआर का, मतलब यूएसएसआर की जितनी भी काइंड ऑफ यूएसएसआर ने जितने भी पुराने कांड किए थे, वो अब रशिया के सर पे आ गए थे, ठीक है। और मतलब रशिया वॉज द सक्सेसर। क्या होता है, जैसे आपके फादर के बाद अब कोई भी, मतलब आपका जो भी पेरेंट्स का बच्चा होगा, वो अब अगला सक्सेसर होगा, या दो हो गए तो दो हो गए, दो सक्सेसर बच्चे हो गए, तो वैसे ही। बट इन दिस केस यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया हुआ। तो रशिया को क्या करना पड़ा, रशिया को क्या क्या चीज़ें मिली गिफ्ट उसके सक्सेशन के बाद, ठीक है। उसको सीट मिली इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनएससी, जहाँ पे वीटो पावर वगैरह होती है, वो सीट रशिया को मिल गई, ठीक है। ट्रीटीज एंड कमिटमेंट, जो पुरानी यूएसएसआर ने जो कुछ ट्रीटीज़ की थी, वो अब रशिया को मिल गई, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो पहले सिर्फ यूएसएसआर के पास होते थे, वो अब सीधा रशिया के हाथ में चले गए, यूक्रेन वगैरह से वो छीन के वापस रशिया के पास दे दिए गए, ठीक है। और कुछ ऐसा भी हुआ, जो यूएसए और यूएसएसआर ने कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स की थोड़ा बहुत बोला, भाई न्यूक्लियर छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो चिल गाइस, ऐसे करके उन्होंने थोड़ा बहुत न्यूक्लियर वेपन्स भी छोड़ दिया, ठीक है। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज डेड एंड बuried। जो वो पुराना सोवियत यूनियन था वो खत्म हो चुका था, ठीक है। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये क्यों, ये जो सोवियत यूनियन था ये खत्म हुआ, इसके करीब 4 पॉइंट्स है, बहुत ब्रॉड पॉइंट्स है, इसको मैं आप बताऊंगा तुम्हें। इस पैराग्राफ को इग्नोर करो, किसी काम का नहीं है ये। इस पैराग्राफ को तुम अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थोड़ा होता है, नहीं, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल गार्निशिंग के लिए, ओके।
there is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and the economic institutions. अब देखो पहली बात क्या था, क्यों सोवियत यूनियन प्राइमरीली, सबसे पहले ना जो मेन रीजंस थे क्या थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के, पहली बात तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल क्या था, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, जो लोगों की डिमांड्स थी, जो लोगों ने सोचा था, जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे बाय द सोवियत यूनियन। ठीक है, जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो गई थी। ठीक है, इग्नोर करो इसको। ठीक है, अब बाकी आएंगे अब हम इधर। पहली बात हम करेंगे यहाँ पे ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। अब मैंने इकोनॉमी की बात की ना, पहला जो पॉइंट है वो पूरा इकोनॉमी के ऊपर होगा, सेकंड पॉलिटिक्स के ऊपर होगा, थर्ड भाई गॉर्बेचेव भाई से क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई इंप्लीमेंटेशन में, उसके बारे में होगा, फोर्थ होगा नेशनलिज्म के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट हम इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो यूएसएसआर के थे वो इसी में इन्वेस्ट हो चुके थे फॉर मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर वेपन एंड इट्स मिलिट्री। ठीक है, सेकेंड सैटेलाइट स्टेट्स। अब देखो ये है, वेट, जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना भाई, एक सेकंड होगा, इसको देखो ना आप, अगर इसको देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान सा अनफर्टाइल जैसा रीजन नहीं लग रहा, तो मैं ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं होगा। तो वही दिक्कत थी, इन लोगों के पास ना रिसोर्सेज नहीं थे उतने। तो मतलब जो पूरा जो ये ईस्टर्न यूरोप है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यूक्रेन वगैरह में बहुत ज़्यादा वीट उगता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो, यूक्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप और समथिंग लाइक दिस स्टेटमेंट इज़ देयर। तो रशिया और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा वीट अच्छा उगता था, तो ये क्या करता था यूएसएसआर, यहाँ से खाना लेके इन लोगों को दे देता था, इन बेचारों के पास खाना होता नहीं था, तो ये तो भाई इन्हीं लोगों के सहारे पल रहे थे। तो मतलब ये तो चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ यूएसएसआर को छोड़ें, इनको तो पता था हमें तो फ्री का खाना मिल रहा है, तो इसीलिए ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे यूएसएसआर को छोड़ने में। ठीक है, वही बात है, मेंटेनिंग सैटेलाइट स्टेट्स, इनको खाना देने में बहुत ज़्यादा खर्चा जा रहा था। ठीक है, दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन ऑन दिस, भाई देखो इट लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, इन दो कामों से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, और जो लोग थे आम आदमी को, उनको पता लग गया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है भाई, वहाँ पे वहाँ उनके वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया के बीच में जो डिस्पैरिटी थी वो विजिबल होने लगी थी आम आदमियों को। यार देख पा रहे थे जो ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन के डेवलपमेंट देख पा रहे थे, ईस्ट बर्लिन के लोग देख रहे थे भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, रोज़ तो डीजे बज रहा ही हो रहा है, हमारे पास तो घर पे खाना नहीं है, एंड दिस एंड दैट। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड, भाई देखो ना, इनका ना ब्रेन वॉश किया गया था, जो यूएसएसआर के साइड के लोग थे ना, उनको कहा गया था भाई जो कैपिटलिज्म, जो कम्युनिज्म है, जो सोशलिज्म है, वो तो बहुत अच्छा होता है कैपिटलिज्म से, ये वो, सो वेस्टर्न कंट्रीज और कैपिटलिज्म तो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। इस चीज़ की सच्चाई दिखने लगी है, रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज अ पॉलिटिकल एंड द साइकोलॉजिकल शॉक। अब देखो इसकी जो रियलिटी आई वो ऑफ रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस, जो ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, जो ये यूएसएसआर का सिस्टम था, इसकी बैकवर्डनेस कैसे हमें पता लगी, बाय एन पॉलिटिकल एंड अ साइकोलॉजिकल शॉक। ठीक है, लोगों को साइकोलॉजिकल शॉक लगा, भाई ये क्या हो गया, देखो भाई क्या क्या चीज़ हो रही है भाई, कितना डेवलप हो गए वो लोग। ठीक है, पॉलिटिकल शॉक क्या होगा भाई, लोग आगे बोला ख़त्म करो यूएसएसआर को, इसे कहते हैं पॉलिटिकल शॉक। ठीक है, द सोवियत यूनियन, अब देखो यहाँ पे बात करेंगे हम पॉलिटिकल रीजंस की जिस वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। स्टैगनेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल एरियाज एज वेल। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट था। स्टैगनेंट क्यों था, मैंने आपको पहले भी बताया, इट वॉज हाईली ब्यूरोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था ये वो। सो ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई, अब मैं एक और बताऊंगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वही बात जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, लोग गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या है, ठीक जी रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, दिक्कत में है, बीमार है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट चिल, ओके। Ordinary people were alienated by slow and stiffened administration, rampant corruption, inability of the system to correct the mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness of the government, and the centralization of the authority. भाई देखो, जो पूरा जो सारे लोग थे वो सफ़र कर रहे थे स्लो एंड स्टिफेंड एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत ज़्यादा स्लो एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, इनेबिलिटी ऑफ द करेक्ट द इट्स मिस्टेक्स। भाई एडमिनिस्ट्रेशन कोई करेक्ट, कुछ मिस्टेक कर दी उसको करेक्ट करने के लिए कोई वो ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। ठीक है, द अनविलिंगनेस टू अलाउ द मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट में और पार्टिसिपेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन लाने की तरफ कोई विलिंगनेस ही नहीं है, वो भी एक दिक्कत थी। ठीक है, पार्टी ब्यूरोक्रेसी गेंड मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन है भाई, उसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है भाई वो। वेरा जो एक आम आदमी, एक पेजेंट है, जो फार्मर है, वो उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा है। एक जो डिस्पैरिटी थी ये लोगों को दिख रही थी, लोगों को दिख रहा था कि भाई बंदा बस चिल कर रहा है, भाई क्या है, इसको इसको बनाया किसने, क्यों बनाया, और लोग चाहते थे इसको हटाओ यार, ये क्या सिस्टम है, इसके पास सारे रिसोर्स, मज़े कर रहे हैं और हम लोग देखो कितना सफ़र कर रहे हैं, वही चीज़। ठीक है, ज़्यादा प्रिविलेजेस थे, मैंने बता दिया। ठीक है, पार्टी ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ओके।
People did not identify with the system and with the ruler, and the government increasingly lost its backing. अब देखो जो स्टार्टिंग ईयर्स थी ना, जब कार्ल मार्क्स ने ये कम्युनिज्म की और सोशलिज्म की जो थ्योरीज दी थी, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था रशिया में। तो जो वर्किंग क्लास थी उसे उसे एक चीज़ का एक तरह से माइंड वॉश करवाया गया कि ये सारे जो रिसोर्सेज है ये एक मालिक के पास क्यों नहीं है, ये सारे रिसोर्सेज आम जनता के बीच में क्यों नहीं बढ़ रहे। काइंड ऑफ ऐसे ऐसे करके ब्रेन वॉश किया गया और जो कम्युनिज्म था उसको बहुत ऊपर पहुंचा दिया गया, मतलब इन द विजन, ठीक है। इसी वजह से काइंड ऑफ एक पहले पॉपुलर बैकिंग थी, जब बाद में पता लगा कि भाई कम्युनिज्म से तो गरीबी आ रही है भाई, मतलब इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा चीज़ें और लोगों को ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं रादर देन गेटिंग द बेनिफिट्स, लोग सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ों को देख के जो एक पॉपुलर बैकिंग थी कम्युनिज्म की वो सारी चले गई और यूएसएसआर अल्टीमेटली खत्म हो गया, ठीक है। गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स डील विद दीज प्रॉब्लम्स। देखो गॉर्बाचेव को इन दोनों के बारे में पता लग गया था भाई, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म्स करने का डिसाइड किया, ठीक है। भाई साहब ने क्या किया, रिफॉर्म द इकोनॉमी। भाई साहब को लगा कि भाई इकोनॉमी रिफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। लूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लूज करना चाहिए। देयरफॉर द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन था, गॉर्बाचेव ने देखो बीमारी ढूंढ ली थी, गॉर्बाचेव ने क्या है, बट गॉर्बाचेव उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। रीज़न क्या रहे, देखो वही चीज़ लिखी है, यूएसए सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ द गॉर्बाचेव्स एक्यूरेट डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोसिस एक मेडिकल टर्म है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। भाई गॉर्बाचेव ने आइडेंटिफाई कर दिया प्रॉब्लम्स क्या थी, बट वो फिर भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं रोक पाया, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ओके, इट क्यों नहीं रोक पाया, उसके पीछे ना कुछ रीजंस है, ठीक है। भाई साहब की जो एक्शंस थे, इससे कुछ ऐसी फोर्सेस थी जो एक्टिव होगी, ठीक है। इट गेव मोशन टू सर्टेन फोर्सेस and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control। भाई साहब ने जब ये डिसाइड किया तो कई सारे काइंड ऑफ सेक्शन के ओपिनियन आने लगे, लोगों के ओपिनियंस आने लगे, लोगों ने काइंड ऑफ होप लगानी स्टार्ट कर दी कि भाई आगे क्या बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा, गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स लाएगा, ये वो सो। अब हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहली बात तो एक तरह के लोग हैं जो लोग ज़्यादा डेमोक्रेसी चाहते थे, ज़्यादा कैपिटलिज्म चाहते थे, ज़्यादा यूएसए के साथ एसोसिएट होना चाहते थे। उन्होंने क्या कहा कि यार गॉर्बाचेव ने और जल्दी मूव कर सकता था, पर ये करा नहीं इसने, ये बहुत स्लो चलता रहा, ठीक है। और वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे गॉर्बाचेव से, बोले यार क्या तू तो डेमोक्रेटाइजेशन अच्छे से ला ही नहीं पाया, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर ही नहीं पाया अच्छे से। देवर इम्पेशेंट, भाई वो लाइक यार जल्दी कर, क्या कर रहा है तू, इतने स्लो स्लो काम कर रहा है, ठीक है। दे डिड नॉट गेट द बेनिफिट्स दे होप्ड। भाई इन्होंने सोचा था कि हमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, पर उन्हें उतने बेनिफिट्स मिले नहीं, ठीक है। और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, जो बेनिफिट्स मिले वो बहुत ज़्यादा स्लोली मिले उन्हें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब दूसरी तरह के लोग कौन थे, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के लोग थे। मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, पर मैं एक और बार कर रहा हूँ, ठीक है। जिनके पास पावर्स थी, प्रिविलेजेस थे, जो भाई साहब थे ना वो बड़े बंगले वाले, वो कहते भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू मेरा बंगला छुड़वा देगा एक दिन, क्या ये फालतू की काम बंद कर। और उस भाई साहब ने भी इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था गॉर्बाचेव को। जो पार्टी के अंदर से जो सपोर्ट आना था वो भी नहीं आ रहा था गॉर्बाचेव की तरफ, लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडेड, और हाँ इनको लगा था भाई तू बहुत जल्दी रिफॉर्म्स ला रहा है, थोड़ा आराम से कर, चिल थोड़ा। पार्टी वाले तो, गवर्नमेंट वॉज ऑलवेज चिल, जो सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थे वर ऑलवेज चिल, दे लाइक भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, प्रिविलेजेस हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दिस टग ऑफ वॉर द गॉर्बाचेव लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब देखो इस ना पब्लिक का सपोर्ट ना पार्टी का सपोर्ट, इस वजह से गॉर्बाचेव बेचारा मारा गया, ठीक है। थर्ड, अब कुछ एक वैरायटी ऑफ पीपल थे जो गॉर्बाचेव को सपोर्ट कर रहे थे, बट उनका सपोर्ट भी गॉर्बाचेव की तरफ खत्म हो गया। रीजन क्या था, दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडुकेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज। उनको लगा भाई ये बंदा ना खुद इसने जो इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई है उसी को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, ये खुद ही झुक रहा है पार्टी और लोगों के सामने, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा गॉर्बाचेव के ऊपर, ठीक है। ये लोग सपोर्ट करते थे बट इनका भी सपोर्ट खत्म हो गया, इसलिए ये 3 टाइप के व्यूज है, ठीक है। फोर्थ क्या है, नेशनलिज्म, द डिजायर फॉर सॉवरेनिटी। नेशनलिज्म बढ़ गया, लोगों को लगा कि भाई अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, अपने डिसीजन हम खुद लेंगे। ये किन कंट्रीज में ज़्यादा था, जैसे कि रशिया, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स है। बाल्टिक रिपब्लिक्स कौन सा है, ये जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, मैं आपको एक सेकंड मैप में दिखाऊंगा इसको। ओके कहाँ गया, ये वाली कंट्रीज है ना यहाँ पे, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, इन तीनों को लगा भाई हमारे को अपनी गवर्नमेंट चाहिए, सॉवरेनिटी, ठीक है। और यूक्रेन को सब जानते हैं आज के टाइम पे। और ये जॉर्जिया का है, ये जॉर्जिया यहाँ पे कंट्री है, नीचे नीचे जाके, ठीक है। इनको लगा कि भाई हमें भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ये भी एक रीज़न रहा यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में। अब इस पे भी 2 व्यूज़ है, ठीक है। एक तरह के लोग बोलते हैं कि वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड
देर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल। वो लोग कहते हैं कि भाई गॉर्बेचेव ने जब पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए अगर होते या नहीं भी लाए होते, तब भी कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हो जानी थी। यूक्रेन, ये बाल्टिक कंट्रीज, ये सारी अलग हो जानी थी। रीज़न क्या था? इनके अंदर नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी वो बहुत ज़्यादा थी। भाई कोई कुछ अगर करता भी ना अगर स्ट्रिक्ट भी कंट्रोल होता, फिर भी ये लोग इंडिपेंडेंस किसी ना किसी तरीके से ले ही लेते हैं। ठीक है, एक तो ये तरह के लोग थे, एक तो ये व्यू है। ओके, अब इन्होंने एक और रीज़न दिया कि भाई इतना बड़ा रशिया है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ऑफ द सोवियत यूनियन, एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये ऑटोमेटिकली नेशनलिज्म की स्पिरिट की वजह से ही इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, अब देर आर सेकेंड टाइप ऑफ पीपल। वो सेकेंड टाइप ऑफ पीपल क्या कहते हैं कि भाई जो गॉर्बेचेव है उसकी पॉलिसीज़ ने जो ये पूरा प्रोसेस था ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया था। मतलब इट स्पीडेड अप द इंक्रीज स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन। वही बात है, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। गॉर्बेचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए उसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन की भावना थी लोगों के अंदर और जो नेशनलिज्म की एक स्पिरिट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ये कहते हैं कि जो ऊपर वाला ओपिनियन है, जो फर्स्ट ओपिनियन है, वो कहता है कि भाई गॉर्बेचेव अगर कोई रिफॉर्म्स ना भी लाता तो तब भी देश बढ़ जाना था। और जो सेकंड ओपिनियन है वो कहता है कि भाई देख, जो गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स आए उससे जो वो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया उसने प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बंटवारा। ठीक है, कोल्ड वॉर मैनी थॉट दैट द नेशनल बी स्ट्रॉन्गर इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। देखो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ ना, सॉरी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चला हुआ था, तब एक चीज़ लोगों को लगी कि जो ये नेशनलिज्म की स्पिरिट है कि अपना इंडिपेंडेंट देश चाहिए, इंडिपेंडेंट कल्चर, ये वो सो, ये जो ये स्पिरिट होगी ये ज़्यादा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में होगी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन सी है? ये वाली कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्यों होगी सबसे ज़्यादा? क्योंकि इनका जो एथनिक काइंड ऑफ इनकी जो एथनिसिटी है, जो इनका रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और प्लस ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है। जो जनरली इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे नेशनलिज्म, अलग देश बनाने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एथनिकली ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये जनरली मंगोलियन काइंड ऑफ कैंगिस खान से इनका डिसेंट होता है, काइंड ऑफ समझ लो। थोड़ा बैकग्राउंड बहुत लंबा जाएगा अगर मैं समझाने बैठा, चलो। और इनका जो रिलीजन है वो जनरली इस्लाम फॉलो करते हैं, वेराज जो पूरा रशिया है वो क्रिश्चियन फॉलो करता है। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो नेशनल डिससेटिस्फैक्शन था वो ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में था। इनको लगा कि सेंट्रल एशिया में होगा, पर ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज़ में था। यूरोपियन कंट्रीज में भी स्पेसिफिकली इन रशिया एंड बाल्टिक एरियाज एज वेल एज यूक्रेन एंड जॉर्जिया। यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक कंट्रीज और रशिया में ये ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन की भावना और ज़्यादा थी। रीज़न क्या था? जो ऑर्डिनरी आम आदमी थे उनको लगा कि भाई हम लोग ना फालतू में इन लोगों को पाल रहे हैं। वही बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट उगता है, यहाँ पे कुछ नहीं उगता, तो ये फालतू में इनको पालना पड़ रहा था इनको इन लिटरल लैंग्वेज। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल वर फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ऑर्डिनरी पीपल को लगा भाई ये कौन है, ये लोग भाई ना ये हमारी तरह है, ये बहुत ज़्यादा अलग भी है, फिर भी हम इनको क्यों हेल्प कर रहे हैं ना, इनसे हमें कोई बेनिफिट है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी यहाँ के लोग हैं ना, इनको फालतू का प्रेशर हो रहा था कि भाई इससे अच्छा तो हम अपने अपनी किसी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर लगा देंगे रिसोर्सेज, जितना भी सिर्फ इनको पालने के लिए रिसोर्सेज जा रहे हैं। ठीक है, ordinary people here felt, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, they were paying too high of the an economic price to keep the मोर बैकवर्ड एरियाज विद इन द सोवियत यूनियन। ये बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिक कॉस्ट पे कर रहे थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा इनको पैसा देना पड़ रहा था जस्ट टू मेक श्योर दैट ये जो ये वाला एरिया है ये यूएसएसआर का ही पार्ट बना रहे। सो मैंने इस वीडियो को यहीं तक रखा है। सेकंड जो बाकी का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। सो या, दिस इज द एंड। बाय बाय गाइस।